हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं. We have just started our 10th standard geography NCERT and we were discussing the chapter 1. Now today we will continue our discussion ahead. Okay. In this NCERT 10th standard NCERT Contemporary India, we have around 7 chapters. First one is about resources and development. Second one is about forest and wildlife. Third one is about water resource. Fourth is about agriculture. Fifth is about minerals. Sixth is about manufacturing. And seventh is about national economy. We will look it one by one. In the resource chapters, we have discussed the definition of resources, then again type of resource, natural, human. In natural, we have renewable as well as non-renewable. In human resource, we have structure, institution, and quantity and quality based. Okay. These are the other classifications: biotic, abiotic, then again individually owned, community owned resources, potential resource, developed resources, as well as the national resource, international resources. We have discussed this up to United Nations Rio Earth Summit 1992. Now today onwards, we'll discuss the further part. The further part is related to resource planning. As we know, we have limited resources and our needs are increasing day by day. So we have to plan the resources so that its optimum utilization is being done. ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमको करना है रिसोर्सेज का, इसलिए हमको रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. तो प्लानिंग के लिए हमको पता है, इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारे पास जैसा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो क्या करते हैं, बजट अलोकेशन करती है. दूसरा इसी तरीके से एक प्लानिंग कमीशन रहता है, वो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता है, डेवलपमेंट के प्लान बनाएगा, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, क्या करना है, तो वो डिसाइड करता था रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स प्लानिंग. अब अभी तो प्लानिंग कमीशन तो हमारा अबॉलिश हो गया और प्लानिंग कमीशन के को रिप्लेस किया है नीति आयोग. नीति आयोग एक बस गाइडलाइन देता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि प्लानिंग कमीशन का अप्रोच जो था वो टॉप टू डाउन था, बट नीति आयोग का जो अप्रोच है वो है बॉटम टू टॉप, वो ग्राउंड से इनपुट लेता है और लोकल पार्टिसिपेशन पे इसका ज्यादा फोकस है. इसी तरीके से जो नीति आयोग है हमारा, उसका और एक चीज खासियत है, वो स्टेट में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट कर रहा है. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोई बताएंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या रहता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या रहता है, ये बताओ मुझको. व्हाट इज फेडरलिज्म? Division of powers between state and center. ओके, पावर शेयरिंग रहता है इसमें सेंटर और स्टेट में. कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में कंपटीशन रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में, या फिर दो स्टेट के बीच में विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंटल पर्पस. ओके, जैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में स्टेट एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है, तो इसको हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. तो नीति आयोग ये प्रमोट करता है थ्रू ये बहुत सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पब्लिश करता है, जैसा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है ना. तो इसमें मतलब हर स्टेट का कंपैरेटिव रैंकिंग दिया जाता है. तो इसलिए नीति आयोग को हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट करता है. एक अच्छी बात है. तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है. तो जैसा रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से रिसोर्स कंजर्वेशन भी इम्पोर्टेंट है. रिसोर्सेज का हमको जुडिशियस यूज करना है और रिसोर्सेज को कंजर्व करना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उसका यूज कर सके और अपने जरूरत को पूरा कर सके. इसलिए रिसोर्स कंजर्वेशन भी जरूरी है. जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन,
तो इसका जो पहला जो सिग्निफिकेंट स्टेप था, मतलब वो टाइम पे एक रिपोर्ट आया था, क्लब ऑफ रोम ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था और ये रिपोर्ट का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। ये पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया। लिमिट्स टू ग्रोथ, और ये आया है बहुत पहले आया था 1968 में। ओके, इस रिपोर्ट ने मतलब इम्फेसाइज किया था कि रिसोर्स कंजर्व करना चाहिए, अगर नहीं किए तो फ्यूचर में ये कॉन्सिक्वेंसेस ह्यूमैनिटी को फेस करना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट काफी चला, काफी न्यूज में रहा और इस पर डिस्कशंस हुए, और इसका रिजल्ट ये था कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ग्लोबल लेवल पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो क्लब ऑफ रोम का रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ, ये ध्यान में रखो। इसी तरीके से और एक है गांधीयन फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय शूमाकर। शूमाकर एक स्कॉलर है, इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, बुक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, नाम याद रखो, शूमाकर स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ओके, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन है, ये कल हम देखा था, ब्रूटलैंड रिपोर्ट 1987। तो इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनका जो रिपोर्ट का टाइटल था आवर कॉमन फ्यूचर। ओके, आवर कॉमन फ्यूचर, और ब्रूटलैंड कमीशन का ये रिपोर्ट था और उसमें उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट रियो डी जेनेरो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरो की समिट है, ब्राजील में जो हुई थी 1972 में। ओके, ये सारी चीजें जो है ना हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ओके, इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ो। इन्वायरमेंट के लेक्चर्स हो गए हैं आपके, इन्वायरमेंट के। हाँ, आपके नो इन्वायरमेंट के सर। लेक्चर्स नहीं हुए हैं ना। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो शंकर आयस नाम की एक बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, शंकर आयस। वो बुक में से बस मतलब सेलेक्टेड चैप्टर्स देखना है, शंकर आयस सेलेक्टेड रीडिंग करना है हमको। मतलब क्या करेंगे, जैसा टर्म आए बायोस्फीयर है, तो बस बायोस्फीयर का डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, इतना ही देख के आगे बढ़ लेना। वो बुक में कई सारे बॉक्सेस हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो वो सारी स्किप करना है। जस्ट वो टर्म जो है उसका डेफिनेशन और उसका एग्जांपल, ऐसा करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा हमारा। और उसमें फिर आखिरी में ये पूरे कन्वेंशन, रिपोर्ट्स और लॉज वगैरह सारे दिए, उसको भी पढ़ लेना। इसके बाद देखो सर वो लैंड रिसोर्स। हाँ इन्वायरमेंट के जी, लिए हाँ हाँ, एनसीईआरटी भी है ना सर? वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की मतलब जरूरत? एक है, ये पढ़ लिए तो उसकी जरूरत नहीं है। ओके, शंकर आयस की बुक पढ़ लिए तो उसकी जरूरत नहीं। यस। ओके, इसके बाद देखो लैंड रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। जो लैंड है, लैंड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं लैंड पर ही होते हैं मैक्सिमम। जैसा हमारे घर रहते हैं लैंड पर रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं लैंड पे, फॉरेस्ट है लैंड पर ही, इंडस्ट्रीज है वो भी लैंड पर है। तो इसलिए लैंड क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ओके, इंडिया का दिया है लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर। जैसा प्लेन, प्लेन सबसे ज्यादा है हमारे पास, जो प्लेन मतलब एलिवेशन इसका लो लैंड रहता है और फ्लैट रहता है ज्यादातर, इसको कहते हैं प्लेन्स। ऐसा हमारा 43% लैंड प्लेन है, माउंटेन 30% है और प्लेट्यू 27%। माउंटेन की हाइट ज्यादा रहती है और प्लेट्यू की हाइट कम रहती है, बट प्लेन से ज्यादा रहती है। सबसे कम हाइट प्लेन की रहती है। ओके, सबसे ज्यादा प्लेन्स है, फिर माउंटेन्स है, उसके बाद प्लेट्यूज है। इसके बाद जो लैंड का जो यूटिलाइजेशन होता है ना, वो बेसिस पे लैंड के कैटेगरीज है, याद रखना, लैंड यूज कैटेगरीज इनको कहते हैं। तो इसके मेनली 5 कैटेगरीज हैं जो लैंड को यूज करने के। तो उसमें एक तो रहता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब जो लैंड अंडर परमानेंट फॉरेस्ट है उसको हम फॉरेस्ट लैंड कहेंगे। कल ही हमने देखा था, ये है अराउंड 24 पॉइंट समथिंग, 24.14%। ओके, ये लैंड अंडर फॉरेस्ट है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। तो इसमें क्या रहेगा, एक तो बैरन और वेस्टलैंड रहेगा जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज। ओके, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, ये वाला भी नॉन एग्रीकल्चर लैंड में आएगा। ओके, तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सेप्ट शैलो लैंड। तो इसमें देखो क्या है, एक तो है
परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड कुछ रखे जाते हैं वहाँ एनिमल रियरिंग के लिए, तो उसको कहते हैं परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। दूसरा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूस नॉट इंक्लूडेड इन नोट सोन एरिया। नोट सोन एरिया के नेट सोन एरिया के अलावा जो ट्री स्पेशीज हैं उसको वो एक दिया है। और सी है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। ओके, तो इसको कल्चरेबल मतलब 5 साल के बाद इसके ऊपर ये किया जाएगा। ओके, बाद में उसके ऊपर ये कर सकते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है फैलो लैंड। फैलो लैंड में दो टाइप, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो मतलब विच आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, इसको हम कहेंगे करंट फैलो। अगर कोई लैंड है फार्मर के पास और वो 1 साल उसके ऊपर कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको हम कहेंगे करंट फैलो। दूसरा है अदर देन करंट फैलो। यहाँ पर क्या करते हैं, 5 साल या उससे कम वक्त तक, 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम पीरियड के लिए उस पर कल्टीवेशन नहीं किया जाता, इसको कहते हैं अदर देन करंट फैलो। और जो ऊपर हमने देखा कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो यहाँ पर मतलब 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए कल्टीवेशन नहीं किया जाता। ओके, तो ये 3 टाइप थोड़ा याद रखना, करंट फैलो, अदर देन करंट फैलो और कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब जहाँ पे परमानेंट कुछ कर ही नहीं रहे, और कल्चरेबल मतलब 5 साल से ज्यादा पीरियड तक नहीं लेंगे लेकिन बाद में फ्यूचर में वहां पर कल्टीवेशन करेंगे। इसके बाद है नेट सोन एरिया। ओके, ये टर्म ध्यान देना, 2 टाइप के सोन एरिया है, एक नेट सोन रहता है और एक रहता है ग्रॉस क्रॉप एरिया या फिर ग्रॉस सोन एरिया। ओके, सपोज मेरा फार्म है, मेरे पास लैंड है 5 एकड़, 5 एकड़ लैंड है मेरे पास। बट मैं क्या कर रहा हूँ बताए, मैं डबल क्रॉपिंग कर रहा हूँ। मतलब मैं खरीफ में एक क्रॉप ले रहा हूँ और विंटर में एक क्रॉप कर रहा हूँ। विंटर में इसलिए कि मेरे पास इरिगेशन है और मेरी सॉइल भी अच्छी है खेत की, तो फिर तो टोटल मैं 2 बार क्रॉप ले रहा हूँ। तो 5 एकड़ खरीफ में और 5 एकड़ रबी में, रबी में दोनों टाइम में, तो साल में 2 बार ये हो रहा है। अगर हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इसको हम कहेंगे 10 एकड़। 10 एकड़ क्या है, मेरा ग्रॉस क्रॉप एरिया है। और अगर नेट क्रॉप एरिया अगर कहा जाए तो मतलब उसमें से 5 एकड़ ही आएगा। मतलब वही लैंड पे फिर से दोबारा मैं कर रहा हूँ ना, तो नेट क्रॉप एरिया मतलब 5 एकड़ और ग्रॉस में मतलब जहाँ पे डबल ट्रिपल कितने बार भी जो हो रहा है उसको हम तो वो फिर से काउंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। डिफरेंस समझ में आया आपको नेट और ग्रॉस में? डिफरेंस समझ में आया या फिर से बताऊं? एक बार यस बता सर। दीजिए सर। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखो, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका आदिलाबाद सिटी है। आदिलाबाद में क्या हुआ, आदिलाबाद में 1000 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड है, 1000 हेक्टेयर। ओके, इसमें से क्या हो रहा है, कुछ फार्मर्स के पास इरिगेशन फैसिलिटी है, तो वो क्या कर रहे हैं, विंटर में भी फिर से और एक बार कल्टीवेट कर रहे हैं। समर में तो कर ही रहे हैं, उसका हार्वेस्ट हो रहा है अगस्त सितंबर तक, फिर विंटर में फिर से एक बार कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो वो उसको कहेंगे डबल क्रॉपिंग, मतलब वो लोग डबल क्रॉपिंग कर रहे हैं। सपोज 500 ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास मतलब जो एक बार ही क्रॉपिंग कर सकते हैं, इरिगेशन नहीं, लेकिन 500 और हैं जहां पर इरिगेशन भी और सॉइल की फर्टिलिटी है। तो ऐसे 500 हेक्टेयर पे क्या हो रहा है, डबल से कल्टीवेशन हो रहा है। तो मतलब है तो आपके पास लैंड 1000 एकड़ ही, लेकिन 500 हेक्टेयर पे डबल से कल्टीवेशन हो रहा है। तो आपका जो ग्रॉस क्रॉप एरिया रहता है 1000 प्लस ऐसा लैंड जहां पर डबल से क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये 500। तो आपका जो ग्रॉस क्रॉप एरिया रहेगा 1500 रहेगा, इसको कहते हैं ग्रॉस। और जो नेट रहेगा, नेट मतलब जो टोटल है उसको ही कहते हैं, टोटल लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन उसको कहेंगे नेट। वहां पर डबल ट्रिपल वो कंसिडर नहीं करते। ये है डबल वाला। ओके, अब आए समझ में? यस आ सर। गए समझ में? ओके, ठीक है। तो ग्रॉस और नेट ये दो चीजें डिफरेंट रहती हैं, तो ग्रॉस और नेट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में दोनों का कंपैरिजन दिया है कि इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसा रह रहा है। जो पहला वाला डायग्राम है ना, वो है
1960-61, थोड़ा सा ब्लर है इमेज है यहाँ पर। 1960-61 में इंडिया का ऐसा पैटर्न था, 2008-9 में लैंड यूज पैटर्न। तो देखो अगर कंपेयर करोगे तो पहले एरिया अंडर एग्रीकल्चर जो था 45% था, वो बाद में 46 हुआ। तो मतलब हमारा क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बढ़ गया, एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज हुआ, नेट सोन एरिया जो है हमारा वो बढ़ गया है। दूसरी बात, फॉरेस्ट कवर वो टाइम पे था 18%, ओके, अब वो बढ़ के हुआ 22, 8 में था अभी है 24। तो फॉरेस्ट कवर भी हमारा क्या हुआ, बढ़ गया, फॉरेस्ट कवर बढ़ा और ये भी बढ़ा, नेट सोन एरिया। दूसरा ये कलर क्या है, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड थे पहले 12% थे, अब वो हो गए 8.6, तो मतलब वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ओके। फिर इसके बाद ये जो ब्लू कलर वाला है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो 4.95% था, ये भी हमारा बढ़ गया है, नॉन एग्रीकल्चर यूज, क्योंकि अभी हम रोड्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, ह्यूमन हमारे कॉलोनीज वगैरह है, सेटलमेंट है, अर्बन सिटीज का एक्सपांशन है, तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, ओके। और एक याद रखना, ये परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, ग्रेजिंग लैंड भी हमारे क्या हो गए, कम हो गए, पहले 4.7 थे, अब 3.38 हो गए, ओके। तो बस इतने 3-4 याद रखो, एग्रीकल्चर बढ़ गया, फॉरेस्ट बढ़ गया, फॉरेस्ट बढ़ गया, एग्रीकल्चर बढ़ गया, दूसरा जो था कल्चरेबल वेस्टलैंड कम हो गए, पास्चर कम हो गए, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज बढ़ गया, ओके। ये चीजें आप थोड़ा इसको और एक बार देख लो। अब यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन की बात की गई। जैसा हम जाते हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज बढ़ गया है, फिर एग्रीकल्चर यूज भी बढ़ गया है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइजर का वगैरह इंटेंसिव यूज कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, इससे क्या होती है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसी तरीके से विंड है, वाटर, इन सारी चीजों की वजह से वाटर क्या, सॉइल का इरोजन भी होता है, और डिफॉरेस्टेशन भी हम कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्री का और कम हो रहा है, और ट्री क्या करते हैं, अपने रूट्स के जरिए सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करते हैं, पर ट्रीज आप कट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल पार्टिकल्स लूज हो रहे हैं और इरोजन प्रमोट हो रहा है। तो ये सारी बताए, इससे क्या हो रहा है, वेस्टलैंड तैयार हो रहे हैं। वेस्टलैंड ऐसे लैंड जहां पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, इसने कहा है ये वेटलैंड्स और उसके जो फैक्टर्स हैं किस वजह से तैयार हो रहे हैं। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा जो वेस्टलैंड तैयार हो रहे हैं ना, ये वाटर इरोजन से हो रहे हैं, वाटर की वजह से सॉइल पार्टिकल्स का इरोजन हो रहा है। तो जितने भी वेस्टलैंड है, जो 56% वेस्टलैंड जो है वो हमारे वाटर इरोजन से है। और उसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट कॉज है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड, मतलब फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से वेस्टलैंड तैयार होते हैं। पहले तो वाटर इरोजन और दूसरा है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये चीज आप लोग याद रखना, ओके। और हाईएस्ट जो वेस्टलैंड है वो है राजस्थान में, राजस्थान हाईएस्ट वेस्टलैंड, ओके, याद रखना। इसके बाद ये वाली डायग्राम है, ये है सॉइल प्रोफाइल। हमने एक बार इसको डिस्कस भी किया था। सॉइल प्रोफाइल मतलब अगर आप एक वर्टिकल सेक्शन कट करते हो सॉइल का, जैसे हम केक को कट करते हैं, केक कट करने के बाद हमको दिखता है ऊपर क्रीम है, नीचे ब्रेड है, और फिर क्रीम, नीचे ब्रेड। तो इस टाइप से सॉइल के भी लेयर्स रहते हैं। सबसे जो ऊपर का लेयर रहता है उसको टॉप सॉइल कहते हैं, अपर सॉइल लेयर, ये टॉप सॉइल रहेगा। फिर नीचे रहेगा सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट। सैंड, सिल्ट, क्ले, ये मतलब सॉइल के कंस्टिट्यूएंट रहते हैं। इसमें मतलब सैंड का पार्टिकल साइज ज्यादा रहता है, उसके बाद सिल्ट आएगा, और सिल्ट से छोटा रहता है क्ले। सैंड, सिल्ट, और सबसे फाइन रहता है क्ले। क्ले मतलब सबसे छोटे सैंड पार्टिकल, ओके। ये तीनों का जो रिलेटिव कंपोजिशन रहता है, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, तीनों सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों का रिलेटिव कंपोजिशन इन द सॉइल, इसको हम क्या कहते हैं,
सॉइल प्रोफाइल। सॉइल टेक्सचर कहते हैं इसको। ये रिलेटिव परसेंटेज सैंड सिल्ट के का। और सॉइल प्रोफाइल मतलब एक वर्टिकल अगर कट कर रहे हो तो आपको कैसा दिख रहा है सॉइल की लेयर्स। सॉइल की लेयर्स को हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ओके ऐसा। और सॉइल के एक लेयर में सैंड कितनी है, सिल्ट कितनी है और क्ले कितनी है, इसका जो परसेंटेज रहेगा, 1 kg सॉइल ले लो, उसमें से सैंड कितना है, सिल्ट कितना है, क्ले कितना है, इसको हम कहेंगे सॉइल टेक्सचर। ओके, ये चीज समझ लेना। सर सॉइल प्रोफाइल एक बार बताइए ना। सॉइल प्रोफाइल क्या रहता है? वर्टिकल, अगर आप समझो आप घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा या फिर आप ऐसे बाहर अगर जाते होंगे तो कहाँ पे आपका जहाँ पर खड़ी वगैरह बनती है, पत्थर वगैरह फोड़े जाते हैं, ऐसा अगर आप देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉइल जो है ना, ऊपर नीचे आप खोदते जाते हैं तो ऊपर एक लेयर रहता है सॉइल का, फिर उसके बाद और ज्यादा अगर खोद दिए तो फिर आपके रॉक पत्थर लग जाते हैं। ओके, तो उसको हम कहते हैं, जो सॉइल के ऐसे लेयर्स हैं उसको हम कहते हैं वर्टिकल लेयर्स को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सबसे ऊपर टॉप सॉइल रहती है, उसको हम अपर सॉइल करते हैं, ये एकदम स्मूथ रहेंगी, फाइन रहेंगे। इसके बाद पार्शियली वेदर्ड, मतलब सैंड, सिल्ट, क्ले, यहाँ पर थोड़ी पार्टिकल साइज थोड़ी सी बड़ी रहती है, अभी इनका पूरा डिग्रेडेशन नहीं हो गया है। उसके नीचे जो रहता है वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, जो पत्थर से सॉइल बनी है वो पत्थर रहता है, लेकिन वही भी पार्शियली वेदर्ड रहता है। और उसके नीचे अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, ऐसे पत्थर जिनका भी विरोजन नहीं हुआ है, तो ऐसे पत्थर रहते हैं। तो ये लेयर्स रहते हैं सॉइल के, और इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ओके, इसके थोड़े से एक तो इमेज सर्च करके देख लेना और थोड़ा सा आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सॉइल के टाइप्स दिए हैं। ओके, एलुवियल, ब्लैक, ये एलुवियल सॉइल है, ये ब्लैक। मैप के थ्रू हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा हमको सॉइल का पता है, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल है? तो ये बताएंगे सबसे ज्यादा सॉइल इंडिया में कौन सी? एलुवियल। एलुवियल सॉइल, ये जो रीजन है पूरा आपका एलुवियल सॉइल का रीजन है। यहाँ पर पूरा एलुवियल सॉइल बोलेंगे, और यहाँ पर भी ये जनरली रिवर के वैलीज में रहती है। रिवर जो अपने साथ मटेरियल लेके आती है, इरोडेड मटेरियल, वो आके यहाँ पर डिपॉजिट करती है। तो इसलिए ये क्या रहता है, सबसे फर्टाइल रहता है। जो एलुवियल सॉइल है सबसे ज्यादा फर्टाइल है। इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज भी एलुवियल सॉइल का है। एलुवियल सॉइल के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो रहता है हमारा रेड सॉइल। ये जो रेड कलर के पैचेस हैं ये पूरा रेड सॉइल है, मतलब साउथ इंडिया, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये रीजन, प्लस ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट, यहाँ पर क्या है? रेड सॉइल है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी पूरी रेड सॉइल है, आसाम छोड़ दिए तो रेड सॉइल है। रेड सॉइल का जो रेड कलर रहता है वो आयरन की वजह से रहता है, आयरन उसमें रहता है, इसलिए वहां पर क्या है? रेड सॉइल है। ओके, हेमटाइट आयरन, क्योंकि बसाल्ट में रहता है तो उससे रेड कलर आता है। ओके, इसके बाद जो दूसरी टाइप की सॉइल है, थर्ड थर्ड टाइप का जो है वो है ब्लैक सॉइल। ये जो रीजन है ब्लैक कलर का, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी। ब्लैक सॉइल भी बसाल्ट से ही बनती है, लेकिन उसमें फेरस ज्यादा रहता है, फेरस, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट जिसको कहते हैं, उससे इसको ब्लैक कलर आता है। और ये कॉटन के लिए बहुत यूज होती है, तो इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं या रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक रेगुर सॉइल, ऐसा भी इसको नाम रहता है। ओके, एक याद रखिए, इसकी वाटर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। और फिर इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट है लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल ये जो ये रहती है हिल्स पर, लैटेराइट सॉइल जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जहाँ पर हाइट भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है और रेनफॉल भी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लैटेराइट सॉइल में लीचिंग होती है। लीचिंग मतलब जो यहाँ के मिनरल्स वगैरह रहते हैं वो एयर के साथ बहकर चले जाते हैं, वाटर के साथ, इसको कहते हैं लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स वगैरह बहुत कम रहते हैं, और ये सॉइल जो रहती है एसिडिक रहती है, क्योंकि मिनरल्स तो बह के चले जा रहे हैं, सिर्फ सिलिका बच रहा है, सिलिका एसिडिक रहता है। ओके, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ, अ, अ,
मेरा आवाज आ रहा है आप सभी को? एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। हाँ, हम देखिए सॉइल का मैप डिस्कस कर रहे थे। सॉइल में सबसे ज्यादा एलुवियल है, उसके बाद रेड है और उसके बाद ब्लैक है। ओके, ब्लैक सॉइल को रेगुलर सॉइल कहते हैं और उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। जो एलुवियल सॉइल है, इट इज रिच इन पोटेशियम, ये भी याद रखना। और एक चीज याद रखो, इंडिया के जितने भी सॉइल है ये है नाइट्रोजन डिफिशियंट है। एनपीके एन, उसमें से जो एन है वो बहुत कम है, इसीलिए हम यूरिया फर्टिलाइजर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर, और वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, इसके बाद देखो ये लैटेराइट जो सॉइल है ना, लैटेराइट सॉइल, ये भी रेड, इसका कलर रेड जैसा ही रहता है पर थोड़ा सा अलग है, ब्रिक टाइप में रहता है। और ये जो सॉइल मिलती है हिल्स पर मिलती है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और रेनफॉल भी हो रहा है। टेम्परेचर और रेनफॉल ज्यादा रहने की वजह से ये सॉइल से लीचिंग होती है, मतलब मिनरल्स वाटर के साथ निकल चले जाते हैं, इसलिए सॉइल क्या होती है, एसिडिक होती है। और ये एसिडिक मतलब सिलिका इसमें ज्यादा रहेगा, आयरन एल्यूमिनियम कम रहता है, सिलिका ज्यादा रहता है। ये सॉइल है यूजफुल है कैश्यू और मैंगो नट कल्टीवेशन के लिए, कैश्यू और मैंगो के लिए। तो यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है, कोकन या फिर कर्नाटक का जो रीजन है, यहाँ पर मैंगो और कैशू ज्यादा कल्टीवेशन होता है। तो इसका रीजन यही है कि वहां पर लैटेराइट सॉइल ज्यादा है। इसके बाद देखो कुछ और टर्म्स है, जैसा खादर और भांगर। रिवर आपकी फ्लो हो रही है ना, ये जो रिवर है, सपोज ये गंगा रिवर है। ओके, गंगा रिवर अपने साइड पे, कोस्ट पे क्या करती है, सेडिमेंट डिपॉजिट करती है। जो इमीडिएट सेडिमेंट्स है उसको हम कहते हैं खादर कहते हैं। ओके, ये खादर रहता है। और जो अभी जो नए नए आते हैं ना, तो पुराने जो डिपॉजिट हैं वो फिर और आगे शिफ्ट हो जाते हैं। ये पुराने डिपॉजिट जिसको हम ओल्डर डिपॉजिट कहते हैं, ओल्डर जो डिपॉजिट है उसको हम कहते हैं भांगर, खादर और भांगर। न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट खादर, ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट भांगर। और खादर आर मोर फर्टाइल, क्योंकि ये न्यू है ना, अभी भी आए हैं, तो इसमें मिनरल्स का वगैरह क्वांटिटी ज्यादा रहता है, तो ये मोर फर्टाइल रहते हैं। खादर ज्यादा फर्टाइल रहता है। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा एंड होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर का टाइप क्या है, पूछ रहे, बताओ। आयरन ओर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, बराबर, क्योंकि उसके आयरन के लिमिटेड स्टॉक है ना हमारे पास, और रीजनरेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए नॉन रिन्यूएबल। दूसरा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल एनर्जी का टाइप पूछ रहे हैं, बताओ। टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी। फर्स्ट फर्स्ट मुझको भी वही लग रहा है, रिप्लेनिशेबल, क्योंकि वो खत्म नहीं होते, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल, वो रिप्लेनिशेबल। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन कॉज क्या है? देखो पढ़ के बताओ मुझको, क्या रह सकता है? इंटेंसिव कल्टीवेशन। इंटेंसिव कल्टीवेशन। और चेक करो। ओवर इरिगेशन। फिर ओवर इरिगेशन। सॉइल अल्कलाइन वगैरह हो रही है ना, सलाइन, तो ओवर इरिगेशन मेन कॉज है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पे होता है, बताओ इसका आंसर। टेरेस कल्टीवेशन हिल्स पर होता है, स्टेप वाइज उत्तराखंड। कहते हैं इसको। उत्तराखंड में हिल्स है, तो उत्तराखंड में टेरेस कल्टीवेशन। और अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलती है?
कहाँ पे मिलेंगे ब्लैक सॉइल? रात हम्म झारखंड। गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन कल्टीवेशन भी होता है। ओके, तो गुजरात इज द आंसर। इसके बाद जो सॉइल की इरोजन है ना, उसके टाइप्स रहते हैं। सॉइल इरोजन जब होता है, ये देखो, सबसे पहले स्प्लैश इरोजन रहता है। स्प्लैश मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, तो उसके प्रेशर की वजह से जो सॉइल रहती है वो मतलब अपनी जगह से मूव करती है, इसको कहते हैं स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश के बाद दूसरा रहता है शीट इरोजन। शीट में क्या होता है पता है? ऊपर का जो सॉइल लेयर रहता है, जो हल्का सॉइल लेयर रहता है, वो वाटर के साथ बह के चला जाता है। एक जो थीन लेयर सॉइल का बह के चला जाता है वाटर के साथ, उसको कहते हैं शीट इरोजन। इसके बाद स्प्लैश व शीट है। इसके बाद रील। रील मतलब क्या होता है? ऐसे एक नाले तैयार होते हैं, छोटे छोटे नाले, ये बीच में दिख रहे हो आप, ऐसे नाले तैयार हो रहे हैं। मतलब सॉइल लेयर है लेकिन बीच में नाले तैयार हो रहे हैं, वहां की सॉइल चली जा रही है, तो इसको हम कहते हैं रील। और जब रील की साइज बड़ी होती है तो ऐसे बड़े ग्रूव्स तैयार होते हैं, जिसको हम गली कहते हैं। इतना बड़ा सॉइल का लेयर चला गया, इसको हम कहेंगे गली। तो साइज के हिसाब से सीक्वेंस पूछा जाए तो सबसे पहले स्प्लैश, फिर शीट, फिर रील और गली। यही चीजें यहाँ पे नीचे डायग्राम में। ऊपर सबसे पहले स्प्लैश है, स्प्लैश, शीट, इरोजन, रील एंड गली। रील मतलब ऐसे छोटे छोटे नाले, और गली मतलब जब नाले बड़े हो जाते हैं। तो ये स्टेजेस रहते हैं सॉइल इरोजन के। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ये है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इंडिया। तो इंडिया हमने कल भी देखा था, इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्रीज है। हमारे पास एक वास्ट डाइवर्सिटी है एनिमल्स की और स्पेशीज की। यहाँ पर एक दिया गया है, 8% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ स्पेशीज इन द वर्ल्ड इंडिया में है, एनिमल और प्लांट दोनों मिला के 8%। और 81,000 स्पेशीज ऑफ फौना, फौना मतलब एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसा। और 40,000 स्पेशीज ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, इन फाउंड इन दिस कंट्री सो फार। इंडिया में अभी तक इतने मिले हैं, मतलब और भी ज्यादा हो सकता है। ओके, और फिर इसके बाद अभी हम देखते हैं आगे कुछ फ्लैगशिप स्पेशीज वगैरह हमको देखना है। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हैं, जो आईयूसीएन का कैटेगराइजेशन रहता है ना, आईयूसीएन ये बॉडी है, वो एनिमल को उनके मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से और उनके जो रिस्क है उसके हिसाब से कैटेगराइज करती है। जैसा वो करती है, एक नॉर्मल स्पेशीज जिनको कोई थ्रेट नहीं है, एंडेंजर्ड स्पेशीज जिनको जो मतलब आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वल्नरेबल जिनको मतलब रिस्क है लेकिन थोड़ा सा है, रेयर स्पेशीज जो बहुत कम है, एंडेमिक स्पेशीज, एंडेमिक मतलब जो लोकल के स्पेशीज है उसको हम एंडेमिक स्पेशीज कहेंगे, वो स्पेशीज वहां पे मिलती है। जैसे सुंदरबन है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर एंडेमिक स्पेशीज है सुंदरबन की। फिर एक रहता है एक्सटिंक्ट स्पेशीज, एक्सटिंक्ट मतलब ऐसे स्पेशीज जो अब नहीं मिलते हैं। तो इसके में जैसा एग्जांपल है एशियाटिक चित्ता, एशियाटिक चित्ता अब नहीं मिलता है। पिंक हेडेड डक, ये दोनों भी एक्सटिंक्ट है। इसके मैं एक लिस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, उतने ही स्पेशीज का स्टेटस आपको याद रखना है। सारे याद नहीं रखता, एक मैं एक पेज पे लिस्ट, कोई लेक्चर के बाद मुझको याद दिलाना। मैं हमारे जो फ्लैगशिप स्पेशीज है और उनका आईयूसीएन स्टेटस, इनकी लिस्ट ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, इसके बाद देखो एशियाटिक चित्ता के बारे में दिया गया। चित्ता और लियोपर्ड दोनों अलग रहते हैं, ये चीज याद रखना। चित्ता में क्या रहता है, लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ। मैं आपको फोटो बताता हूँ, ये देखो, ये है चीता और ये है आपका लियोपर्ड। ओके, चीता में क्या बोल रहा है, इसकी जो आंख है ना, आंख के पास, अब इसके फेस है, ये आंख है, बीच में से इसकी नाक है। तो यहाँ पे आंख के पास एक ब्लैक कलर की लाइन रहती है माउथ तक इसके, तो ये लकीर यहाँ पर नहीं रहती है, इस पर नहीं रहेंगी, इसके माउथ पे नहीं रहेंगी। जो ब्लैक कलर के लकीर है जो आंख से माउथ तक जा रही है, तो वो इसमें नहीं है, लियोपॉड में नहीं है, चीता में रहती है। दूसरे भी डिफरेंस है दोनों का, ये टाइप देखो, जो डॉट डॉट है ना, डॉट डॉट की टाइप देखो। लियोपॉड में जो ये डॉट है, उसमें क्या है, मोर डेंसली पैक्ड और सर्कुलर शेप में है,
जैसे सर्कल्स हैं, डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट्स रहेंगे और वो सर्कल में रहेंगे। ओके, और यहाँ पर कैसा है, चित्ता में रैंडम है, ऐसा सर्कल में अरेंजमेंट नहीं है, रैंडम में डॉट्स हैं और यहाँ पर सर्कल में है। और एक जगवार बोल के रहता है, जगवार में सर्कल शेप में रहता है और बीच में एक सेंट्रल डॉट भी रहता है, उसको जगवार कहते हैं। वो भी कैट ये फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, तो याद रखना, लियोपार्ड में सर्कुलर शेप में डॉट्स हैं और चित्ता में रैंडम है। टाइगर का क्या रहता है, टाइगर में कैसा रहता है, डॉट रहते हैं क्या नहीं? राइट। टाइगर का कैसा रहता है, डायग्राम तो नहीं आती अच्छी। ठीक है, सपोज ये टाइगर है अपना, टाइगर में क्या रहता है पता है, स्ट्रिप्स रहते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स रहेंगे ब्लैक कलर के और पीछे येलो बैकग्राउंड। तो टाइगर में क्या है, स्ट्रिप्स हैं, मतलब पट्टे पट्टे रहते हैं उसमें, टाइगर की आप फोटो देखेंगे। और लियोपार्ड चीता में ये रहते हैं, डॉट रहते हैं। ओके, तो ये थोड़ा डिफरेंस था। यहाँ पर कुछ इंडिया के फ्लैगशिप स्पीशीज हैं जो मैं ऐड किया था यहाँ पर, मतलब रीजन और वहां पे कौन सी स्पीशीज मिलती है। जैसा तिबेटियन एंटीलोप, इसको चिरू भी कहते हैं, ये लद्दाख में कारगिल में मिलती है। हंगुल, ये डियर है, राजस्थान कश्मीर का बहुत फेमस है हंगुल डियर, ये कश्मीर में मिलता है। ब्लू शीप, मोनाल बर्ड, ये सारे कश्मीर में मिलेंगे। याक भी यहाँ पर मिलता है। फिर एक पश्मीना नाम की एक गोट भी मिलती है, इसका ऊल बहुत फेमस है, पश्मीना गोट। ओके, इसके बाद डियर का एक टाइप है मस्क डियर। मस्क डियर ये उत्तराखंड में मिलता है ज्यादा, उत्तराखंड में। और यहाँ पर वो अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये PYQ है, अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मतलब मस्क डियर कहाँ पर मिलते हैं ऐसा दिया था, तो अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मस्क डियर मिलती है, उत्तराखंड रीजन। फिर यहाँ पर नीचे जो प्लेन है यूपी बिहार, यहाँ पर बारहसिंगा ज्यादा मिलता है। बारहसिंगा का ये दूसरा नाम है स्वैम्प डियर कहते हैं, इस ये भी PYQ है, बारहसिंगा और स्वैम्प डियर। इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर वन हॉर्न राइनो मिलता है ज्यादा, काजीरंगा नेशनल पार्क, वन हॉर्न राइनो। थर्ड डेजर्ट में ग्रेट इंडियन बस्टार्ड मिलेगा। रन ऑफ कच्छ जो है यहाँ पर वाइल्ड एस, जंगली गधा जिसको कहते हैं, वो मिलेगा। यहाँ पर वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। फ्लेमिंगो बर्ड भी मिलता है यहाँ पर। और गिर एशियाटिक लॉयन, ये एशियाटिक लॉयन की ओनली सेंचुरी है एशिया में। ओके, एशियाटिक लॉयन की सेंचुरी एक ही है एशिया में। ठीक है, तो ये थे हमारे सब जो साउथ नॉर्थ इंडिया के। अब साउथ में जो फ्लैगशिप स्पीसीज है वो है, एक है लॉयन टेल मकॉक। लॉयन टेल मकॉक ये बंदर का टाइप है, ऐसा एम से याद रखना, एम से मलबार आता है ना, तो ये मलबार रीजन में मिलेगा लॉयन टेल मकॉक। फिर एक मलबार सिवेट है, सिवेट मतलब कैट, तो ये भी मलबार, नाम में ही मलबार है तो मलबार कोस्ट पे मिलेगा। नीलगिरी लंगूर, लंगूर बंदर का टाइप है। यहाँ पे डुगोंग, डुगोंग जिसको हम सी काऊ कहते हैं, डुगोंग मतलब सी काऊ। अब इसके बाद यहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ओके, हॉर्नबिल ये बर्ड है। और नीलगिरी या स्टिकर दहर डालो मत बोलो जी। अब 5 मिनट कराएगा 10 मिनट के बाद हाँ, बोलो किसी का ऑडियो आ रहा है, म्यूट कर देना। मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, इसके बाद देखो, आगे बढ़ते हैं हम। डगोंग है जो तमिलनाडु के कोस्ट पे मिलती है, गल्फ ऑफ मन्नार में। और यहाँ पर उड़ीसा कोस्ट पे ऑलिव रिले टर्टल, टर्टल का एक टाइप है ऑलिव रिले टर्टल। ये उड़ीसा कोस्ट में गहिर माता पीछे वहां पर आते हैं। एक टर्म देता हूं मैं आपको, इसका मीनिंग देख के आ जाना कल, एरीबाडा। ये ऑलिव रिले से रिलेटेड है, ये क्या रहता है देख कर आ जाना, एरीबाडा क्या रहता है। सर एग्स अंडे देते हैं ये सब ग्रुप। हाँ, यहाँ पर ये लोग एग देते हैं और ये लोग एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं यहाँ पर उड़ीसा कोस्ट पे, बहुत आएंगे, 1000 इन नंबर्स रहते हैं, आते हैं और कोस्ट पे आके अंडे देते हैं। मतलब ओशन में नहीं देते, कोस्ट पे आके अंडे देते हैं, उसको कहते हैं एरीबाडा।
और इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट के फ्लैगशिप स्पीशीज है, जैसा गोल्डन लंगूर, वन हॉर्न राइनो, हुलुक गिबॉन। हुलुक गिबॉन ये मतलब एप का एक टाइप है, एप जैसा गोरिल्ला चिंपांजी रहता है ना, वैसे एक टाइप हुलुक गिबॉन। इट इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया है। रेड पांडा मिलता है यहाँ पर, और संगाई डियर। संगाई डियर ये मणिपुर में, मणिपुर में जो लोकतक लेक है ना, वहां पर मिलती है संगाई डियर, याद रखना। यहाँ पर जो गोल्डन लंगूर है ना, गोल्डन लंगूर है स्टेट एनिमल ऑफ त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा आपको पता है यहाँ पर ऐसा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा ये क्या करता है, अंगूर के जैसा लटकता है इंडिया के मैप में, तो लंगूर ऐसे याद रखो, गोल्डन लंगूर त्रिपुरा में मिलता है। त्रिपुरा खुद अंगूर जैसा लटकता है, तो ऐसा तो तुमको याद रखने में आसानी होगी। ये तो हम देख लिए थे। ये है गोल्डन लंगूर, जो अभी देखा ना हमने त्रिपुरा वाला, गोल्डन लंगूर ऐसा दिखता है, गोल्डन कलर है इसका, इसलिए इसको गोल्डन लंगूर कहते हैं। ये है लॉयन टेल्ड मकॉक, ये भी बंदर है, लॉयन टेल। इसकी दाढ़ी गोल्डन रहती है, लॉयन टेल मकॉक, मलबार में मिलता है, त्रिपुरा में मिलेगा। ये हुलुक गिबॉन है, हुलुक गिबॉन देखो, ये चिंपांजी गोरिल्ला जैसा ही दिख रहा है। इट इज ओनली ए फाउंड इन इंडिया, ऐसे मूव करता है ये हुलुक गिबॉन, नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। इसी तरीके से कुछ ट्री स्पीशीज यहाँ पर दिए हैं। हिमालयन यू, ये मेडिसिनल प्लांट है, फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर मिलता है हिमालयन यू। द ड्रग इज नाउ बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। हिमालयन यू, ये शायद PYQ था, ये एंटी कैंसर ड्रग बल्कि इसका यूज होता है, हिमालयन यू। ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स हैं, कल भी हमने देखा था सर्पगंधा, तुलसी वगैरह, इनके यूज रहते हैं। जामुन मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स हैं। ओके, बाद में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट इंडिया में कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास देखो, सबसे पहले एक एक्ट आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये एक्ट में मतलब एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, शेड्यूल्स बनाते हैं, 6 शेड्यूल, और उसको एनिमल्स को रखते हैं इसमें। सबसे जो हाईएस्ट प्रोटेक्शन वाले रहते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में रहते हैं। और जैसे टाइगर, एलिफेंट वगैरह ये हो गए, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन रहता है। फिर इसी तरीके से कुछ स्पेशीज है, जैसा प्लांट के लिए भी एक अलग से शेड्यूल बनाते हैं। वो 6 शेड्यूल प्लांट के लिए था, 6th वाला जो शेड्यूल रहेगा प्लांट के लिए। जैसा चंदन वगैरह जो है वो प्लांट्स को इसमें रखते हैं, सैंडलवुड जिसको कहते हैं हम। और एक 5th शेड्यूल में एक याद रखना, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा है और जिनकी वजह से ह्यूमंस को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे एनिमल को किल करना, मतलब किल करने से कोई एक्शन नहीं ली जाएगी, किल करना लीगल था। तो ऐसे एनिमल को कहते हैं 5th शेड्यूल, जो जिनको और एक टर्म आती है वर्मीन एनिमल कहते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देता है लोगों को ऐसे एनिमल्स को किल करने के लिए। जैसा बिहार में क्या है, एक नीलगाय नाम का है, नीलगाय, ये एग्रीकल्चर फार्मर्स को बहुत हार्मफुल रहता है, इसलिए इसको अलाउ है किल करना। नीलगाय एक गाय नहीं है, एक्चुअली डियर का एक टाइप है नीलगाय, बिहार में वर्मिन एनिमल है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पर। तो इसके बाद हमने जो हमारे स्पेशीज हैं, स्पेशीज स्पेसिफिक प्रोग्राम भी चला है। जैसा यहाँ पर नाम दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंडर में हम क्या कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह ये सारे हम बनाते हैं। टाइगर रिजर्व उसका फॉर्मेशन वैसे होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में, और डेडिकेटेड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर। ऐसे हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट भी है, और 1990s में इसको लेके आए थे, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इसको घड़ियाल कहते हैं, प्रोजेक्ट घड़ियाल। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमने चलाए हैं। वन हॉर्न राइनो, इसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था, इसको शायद राइनो विजन 3000 ऐसा कुछ था। मतलब 3000 तक राइनो की पॉपुलेशन को बढ़ाना है आसाम में, इसको कहते हैं राइनो विजन 3000। ये घड़ियाल्स के बारे में डिस्कशन है। घड़ियाल देखो ये ऐसे रहते हैं, मुंह बहुत लंबा रहता है इनका, एलिगेटर वगैरह इनको कहते हैं।
यहाँ पर एक टर्म आई है सैक्रेड ग्रूव्स, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज। सैक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसे जंगल या फॉरेस्ट है जहां पर खुदा के नाम पे छोड़ देते हैं, मतलब टेम्पल है, टेम्पल के आसपास जो जंगल रहता है उसको कोई टच नहीं करता है, वो ऐसे ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर टेम्पल्स बहुत हैं, तो इसलिए सैक्रेड ग्रूव्स भी बहुत है, और उसमें क्या होता है एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन होता है। इसलिए सैक्रेड ग्रूव्स भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। उसको सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। सैक्रेड ग्रूव्स के मतलब यहाँ पर कुछ दिए हैं। सैक्रेड ग्रूव्स के अलग अलग नाम रहते हैं, जैसा मुंडा और संथाल लोग जो छोटा नागपुर में है, वो क्या करते हैं, महुआ, महुआ एक ट्री है, और कदम्बा, ये दोनों ट्री की वर्शिप करते हैं। तो उनके सैक्रेड ग्रुप में ट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा, महुआ कदम्बा। ओडिशा और बिहार में लोग टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली जो हम खाते हैं, वो लोग टैमरिंड को सैक्रेड मानते हैं, और मैंगो को भी सैक्रेड मानते हैं। ओके, तो इसको वो क्या करते हैं, प्लांट करते हैं वेडिंग में, सॉरी वर्शिप करते हैं वेडिंग सेरेमनी में, टैमरिंड और मैंगो। ऐसे हम देखते हैं जो बनियान ट्री रहता है उसकी भी पूजा की जाती है वट पूर्णिमा वगैरह ऐसे फेस्टिवल्स में। तो ऐसे जो प्रैक्टिस है ये अच्छे प्रैक्टिसेस है, मतलब जिनके जरिए ये प्रोटेक्शन होता है। इसी तरीके से यहाँ पर और एक टर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये देखना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हम एक टर्म देख रहे थे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर टर्म है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो कंसेप्ट था ये 1988 में आया। 1988 में हमारे पास आई फॉरेस्ट पॉलिसी, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, और वो फॉरेस्ट पॉलिसी में फर्स्ट टाइम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या रहता है वो पहले बताता हूँ आपको। सॉरी, हाँ, तो इसमें ये रहता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट और साथ में लोकल लोग दोनों मिलके वो जो लोकल बायोडायवर्सिटी है ना उनका कंजर्वेशन करेंगे। इससे पहले क्या होता था पता है, लोकल कम्युनिटी को फॉरेस्ट एक्सेस ही नहीं दिया जाता था, फॉरेस्ट ऑफिशियल वगैरह उनको मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। तो इससे क्या होता है, लोकल लोगों को नॉलेज रहता है वहाँ के बारे में। अच्छा, तो अगर वो लोगों को अगर आप यूज करते हो फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, तो और ज्यादा मतलब आपको बेनिफिट मिलेगा, बायोडायवर्सिटी प्रमोट होंगे। तो इसलिए ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लाया गया। इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने मिले हैं। जैसा आपको पता होगा बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में, ये लोग मतलब ब्लैक बग वगैरह कंजर्वेशन में बहुत आगे है बिश्नोई कम्युनिटी। अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल्स हैं बुगुन, वो लोगों ने बुगुन नाम के बर्ड को प्रोटेक्ट किया, तो इसलिए उनको फेमस है। इसी तरीके से अभी हमने जो देखा था ना ऑलिव रिलेटेड टर्टल, तो वहां पर भी हमने लोकल कम्युनिटी का यूज किया, लोकल कम्युनिटी का यूज करके हमने ऑलिव रिलेटेड टर्टल को कंजर्व कर रहे हैं हम। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे बेनिफिट मिले। और इसमें और क्या होता है, लोकल कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट करती है और उससे बायोडायवर्सिटी इंप्रूव होती है, तो उनको क्या कहते हैं उससे जो बेनिफिट मिलेगा, जैसा फॉरेस्ट प्रोडक्शन बढ़ गया तो फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह ये सब भी बढ़ता है, तो उसको भी उनको एक्सेस दिया जाता है। इससे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, और वो इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो ये चीजें समझ लेना है। तो मोर और लेस ये ज्यादा तो चैप्टर था अपना इन्वायरमेंट के बारे में। ओके, देखो ये क्वेश्चन देखो, रीड करो, आंसर दो उसको। Which of the following statement is not a valid reason for depletion of flora and fauna? नॉट अ वैलिड रीजन बोला, ठीक है। देखो जो जो है वो जो श्योर है उसको निकाल। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ये तो है,
ग्रेजिंग, फ्यूल, वुड कलेक्शन, रैपिड इंडस्ट्रियल, ये भी रहेगा। अब ऊपर के दोनों में से देखो, AI नॉट वैल्यू ड्रिवन। हाँ, AI ये आएगा, दिख रहा है कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्सपांशन। ओके ओके, बराबर, एग्रीकल्चर एक्सपांशन नॉट डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। इसके बाद है which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहाँ पर नहीं है? जॉइंट फॉरेस्ट, चिपको मूवमेंट, बीच बचाओ आंदोलन, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या रहेगा इसमें? कहाँ पर पब्लिक को दूर रखा जा रहा है? डी सर, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इससे क्या होगा? पब्लिक को एक्सेस नहीं रहेगा फॉरेस्ट का और वो आइसोलेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज थी। अभी आपका सेशन है कोई और रोशन सर का? नो रेगुलेशन नहीं है ना? मैं बस आपको एक वो फ्लैगशिप स्पेशीज वाला बस वो एक पेज बता देता हूँ, फिर आप उसको जाके थोड़ा सा पढ़ लेना बाद में। शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, शेयर भी कर देता हूँ। ये हमारे फ्लैगशिप स्पेशीज है। मेन जो कैटेगरीज है ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, ये कैटेगरीज देखो। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, उसके बाद आएगा वल्नरेबल, नियर थ्रेटन और लिस्ट कंसर्न। ओके, ये कैटेगरीज है। इससे ऊपर भी दो रहते हैं, एक रहता है एक्सटिंक्ट और दूसरा रहता है एक्सटिंक्ट इनवाइड। एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इनवाइड, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सटिंक्ट जो रहता है मतलब खत्म हो गया, अब नहीं है। जैसा एशियाटिक जो चित्ता है, एशियाटिक चित्ता इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गए, इंडिया में नहीं मिलेगा। या फिर आप दूसरा एग्जांपल, वो जो पिंक हेडेड डक है उसका ले सकते हैं। पिंक हेडेड डक अब नहीं मिलता है, तो एक्सटिंक्ट हो गया। दूसरा रहता है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब बहुत कम इसके स्पेशीज बचे हैं, उसको हम कहेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये दो कैटेगरी। इसके बाद आता है फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसा ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ये बर्ड है, ये मतलब लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। फिर हंगुल, ये कश्मीरी स्टैग जिसको कहते हैं, कश्मीरी डियर। वल्चर्स हैं, 4 टाइप के वल्चर्स हैं, मलबार सिवेट, जर्डर, कर्सर, घरियाल। घरियाल जो अभी हम देखा, मगरमच्छ, ये भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाटिक चित्ता, एशियाटिक चित्ता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ओवरऑल, क्योंकि ईरान में मिलता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से वो एक्सटेंट है, इंडिया में नहीं है। अभी हम नामीबिया से चित्ता लेकर आने वाले हैं, चित्ता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के अंडर में, लेकिन वो अफ्रीकन चित्ता है, एशियाटिक नहीं है। साइबेरियन क्रेन और पिंक हेडेड डक, ये सारे क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके बाद आता है इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड में क्या है? नीलगिरी तहर, संगाई डियर जो मणिपुर की है, एशियाटिक लॉयन, डॉल्फिन। डॉल्फिन में 3 टाइप है। इरावडी डॉल्फिन जो इरावडी रिवर म्यांमार बॉर्डर पे मिलेगा, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज में, और इंडस डॉल्फिन। ये तीनों भी डॉल्फिन क्या है? इंडेंजर्ड है। ओके, इरावडी, गंगेटिक और इंडस डॉल्फिन। इसी तरीके से इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन भी है, वो भी क्या है? इंडेंजर्ड है। फिर हिमालयन मस्क डियर, मस्क मतलब वो जो खुशबू कहते हैं, मस्क वो खुशबू वाली जो डियर है, ये भी इंडेंजर्ड है। ओके, टाइगर, एलिफेंट, रेड पांडा, गोल्डन मासिफ, ये फिश की स्पेशीज है, ये सारी का सारी क्या है? इंडेंजर्ड है। इसके बाद आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल में स्नो लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, ये वल्नरेबल है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये भी वल्नरेबल है। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, सपोज इसका फेस ऐसा है, ओके, और इसका यहाँ पे हॉर्न रहता है, ऐसा हॉर्न। ये हॉर्न और उसका फेस, ये इस दोनों के बीच में वी शेप तैयार होता है, हॉर्न और उसका फेस के बीच में, तो इसको हम कहते हैं वी शेप से याद रखो कि ग्रेट वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है। इसी तरीके से लीदर बैक टर्टल, ऑलियोरिले टर्टल, दोनों भी वल्नरेबल है। डोगोंग वल्नरेबल है। अफ्रीकन चित्ता वल्नरेबल है। एशियाटिक चित्ता इंडेंजर्ड है, अफ्रीकन चित्ता वल्नरेबल है।
अफ्रीका का मैप देखोगे, ठीक है, ये ऐसा, ये भी वी शेप में है, तो अफ्रीका के मैप से याद रखो अफ्रीकन चीता भी वल्नरेबल है। ओके, फिर नियर थ्रेटन चिरो नाम की एक गोट है तिबेट में, वो है, तिबेटन एंटीलोप है। और बाकी लिस्ट कंसर्न, ब्लैक बग, कैरेकल, ये लिस्ट कंसर्न है। ये 4 टाइप के वल्चर्स इंडिया में मिलते हैं, मतलब जो बहुत सारे वल्चर्स हैं, जो उसमें से जो 4 टाइप के ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड। व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड, ये जो 4 टाइप के जो वल्चर्स हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ओके, और डॉल्फिन सेंचुरी आ रही है बिहार में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में आ रही है, ये याद रखें। तो इतने स्पेशीज है, यही स्पेशीज आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है और इसको याद रखना है। इसमें भी क्रिटिकल और क्रिटिकल इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं ज्यादा, और वल्नरेबल भी, तीनों। ठीक है, इसको पढ़ो, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ ग्रुप पे, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी हम अपना सेशन एंड करते हैं, और कल मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन रहेगा मंडे को, वी विल मीट अगेन। ओके, कोई डाउट? नीतीश सिन्हा ने जो बुक है ना, वो गूगल ड्राइव लिंक पे अपलोडेड है। मैं आज तुमको क्या करूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक शेयर कर देता हूँ, जिसमें मतलब अभी तक मैं जो भी सारी भेज रहा था ना, वो सारी चीजें अपलोडेड है। वो मैं थोड़ा सा आपको गूगल ड्राइव का यूज कैसे करना है वो बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये स्टडी मटेरियल, ये फोल्डर की मैं आपको लिंक भेजूंगा। ये लिंक में सारे फाइल्स हैं अपलोडेड। यहाँ पर जाऊंगी एनसीईआरटी, तो सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज है। जैसे हम ज्योग्राफी की डिस्कस कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के पूरे एनसीईआरटीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसी तरीके से और क्या, यहाँ पर हिस्ट्री के एनसीईआरटी आपको अगर पढ़ना है हाईलाइट वाले, तो यहाँ पर मिलेंगे। इन्वायरमेंट के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के सारे एनसीईआरटीज जो जो जरूरी है यहाँ पर अपलोडेड है। इसके बाद देखो, एनसीईआरटी हुआ, करंट अफेयर आपको पढ़ना है, तो करंट अफेयर के फोल्डर में चले जाना, और करंट अफेयर 2021 ये वाले इसमें जाओ, तो 21 के पूरे के पूरे मैगजीन्स यहाँ पर है अप टू दिसंबर तक। तो आप इसको शॉर्ट में यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोहसिन सर की हमारी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो करंट अफेयर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ओके, तो ये करंट अफेयर के यहाँ पर पूरे मैगजीन्स अपलोडेड है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर हो गया, ये हो गया। और यहाँ पर अगर यूपीएससी नाम के फोल्डर्स में जाओगे, तो यहाँ पर प्रीलिम्स वाले इसमें जाना। प्रीलिम्स वाले में मतलब कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपको जीसी लियोंग की बुक पढ़ना है, क्लाइमेट वाले पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जीसी लियोंग की बुक ज्योग्राफी फोल्डर में है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। जीसी लियोंग क्लाइमेट वाला पार्ट, मतलब लास्ट की जो 13 चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री आपको शॉर्ट में पढ़ना है, तो लूसेंट की बुक है एंशिएंट और मिडिवल के लिए, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वगैरह समझने के लिए आसान होता है, तो ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद और क्या है, निमोनिक्स है, बहुत सारे निमोनिक्स काम में आते हैं हमको यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। तो ये निमोनिक्स के हमने पूरा एक सेट ही बना दिया है, जो जो यूजफुल है। तो ये आप मतलब इस पे एक दो बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। काफी काम की निमोनिक्स है यहाँ पे। ओके, एक बार आप लोग पढ़ लेना, ये भी गूगल ड्राइव के लिंक पर है, प्रीलिम्स वाले फोल्डर में। प्रीलिम्स फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा। फिर ये मैपिंग के पीडीएफ है, इसमें साइंस एंड टेक के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ है, सी सेट की पीडीएफ है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहता है उसका डिटेल में एनालिसिस है। जहाँ उसमें सेशंस किए थे इसके, तो हर पेपर का क्वेश्चन पेपर पे नोट्स बनाए हैं, तो इसको आपको ये मतलब नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर उसके ऊपर ही वो पेपर का एनालिसिस। ये जैसा 20 का पेपर है, तो 20 का पेपर और उसके साथ में एक्सप्लेनेशन। ओके, तो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर एकदम अगर शॉर्ट में आपको पीवाईक्यू देखना है, तो ये 2011 से 2020 तक की पीवाईक्यू यहाँ पर है, एकदम शॉर्ट में दिए गए हैं। तो ये कुछ अराउंड 30-40 पेजेस हैं, और इसमें बस कीवर्ड कीवर्ड उठा के जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बस ये है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ओके, पीवाईक्यू 2011 से 2020 तक के हैं इसमें। ओके, कितना अराउंड 59 पेज का नोट है, लेकिन काफी यूजफुल है। ओके,
और PYQ हो गया, ये हो गया। और हिस्ट्री में आपको नितिन सिंघानिया की बुक मिलेगी, आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है नितिन सिंघानिया की। तो ये बुक में से आपको बस सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है, पूरे चैप्टर नहीं, बस सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है। और वो कौन से चैप्टर है मैं अभी आपको मार्क करके दे देता हूँ। ये बुक है आर्ट एंड कल्चर वाली हमारी। इसका इंडेक्स पेज, ओके, विजुअल आर्ट्स। यहाँ पर देखो, ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ये चैप्टर पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी इसके बारे में दिया गया है। आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना है। अराउंड ये 200 पेजेस का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें लगभग पूरा आर्ट एंड कल्चर, मतलब पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूरा कवर हो जाएगा। और ये अगर पढ़ लिए ना, तो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको वो भी इसमें कवर हो जाता है। ओके, तो ये चैप्टर को, फर्स्ट वाले चैप्टर को पढ़ लेना। ये बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें इमेजेस ज्यादा दिए गए हैं। तो आप लेकिन इसको एक बार पढ़ लिए ना, तो काफी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएंगी। फर्स्ट चैप्टर इसका नितिन सिंघानिया का। फिर इसके बाद इंडियन पेंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इसकी जरूरत नहीं है। यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज, ये पढ़ना है। और रिसेंट में इसमें क्या एडिशन हो गया ये देखना है। इंडियन म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। इंडियन डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इंडियन थिएटर इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। इंडियन पपेट्री नॉट इम्पोर्टेंट। बस इसमें एक दो चार्ट है, एक चार्ट मैं ऐड किया हूँ ये बुक में, उतना चार्ट बस पढ़ लेना, शॉर्ट में हो जाएगा आपका। ओके, याद करते नहीं बैठना है पूरे। सर्कस जरूरी नहीं। यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज देख लो, थोड़ा अच्छा रहता है यूनेस्को का कुछ है तो। लैंग्वेजेस इन इंडिया देख लो। रिलीजन्स इन इंडिया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी देख लेना। इंडियन लिटरेचर, बुद्धिस्ट, जैन, जोरास्ट्रियन, मिडिल और मॉडर्न देख लो। स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी देख लेना। इंडियन सिनेमा नॉट इम्पोर्टेंट, सिनेमा छोड़ दो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शिप बिल्डिंग की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू से जितने मिल रहे हैं क्वेश्चन उतने ही कर लो। कैलेंडर्स देख लो, थोड़ा सा शका और विक्रम, वो दो कैलेंडर रहते हैं, देख लो, छोटा सा चैप्टर है। फेयर्स और फेस्टिवल्स, लूसन, सेक्युलर, रिलीजियस देख लेना, अच्छी बात है। अवार्ड, ऑनर्स, इसकी तो अभी जरूरत नहीं। लॉ एंड कल्चर, मार्शियल आर्ट्स इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यहाँ पर से देखो थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेना, जैसे साहित्य एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी, फिर ये तो बाकी छोड़ दी तो भी चल जाएगा। और एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इतने ही देख लो। क्वाइंस, क्वाइंस की जरूरत नहीं। फिर भी थोड़ा सा हिस्ट्री देखना का। पंचवार कॉइन सबसे पहले आते हैं महाजनपदास में, फिर इंडो ग्रीक आते हैं, वो लोग अपने फोटोज वगैरह उस पर रहेंगे। सातवां नाकिस भी देख लेना और गुप्तास की भी देख लेना। ओके, थोड़ा सा ये चीजें देख लेना कॉइन्स का। तुर्की के भी, मुगल का भी देख लो होगा, मुगल तुर्किश का। इंडियन कल्चर अब्रॉड नहीं। दिल्ली सिटी ऑफ सेवन सिस्टर, ये थोड़ा देख लो। दिल्ली के मतलब 7 सिटीज हैं, तो कौन सी सिटी किसने बनाया ये देख लेना। भक्ति सूफी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, इसकी उतनी जरूरत नहीं। कल्चरल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं। रिसेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये तो करंट अफेयर में हो जाएगा, इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, तो इस तरीके से कुछ समझो 10-12 चैप्टर टॉपिक्स रहेंगे जो हमको पढ़ना है, ये बहुत छोटे छोटे आखिरी वाले। ओके,
तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोडेड है, यहाँ से आप लोग ये पीडीएफ देख लो और इसको अच्छे से कवर कर लो। ओके, तो ये फिर मैं आपको गूगल ड्राइव की ड्राइव के लिंक लिंक शेयर कर देना सर। अभी जस्ट सेशन के बाद मैं शेयर करता हूँ। आप इसको देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करो, सब फोल्डर्स वगैरह खोल के देखो, बहुत काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है, ठीक है। ओके, तो फिर अभी हम ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको ये सारी चीजें तो बता दिया, और ये फोल्डर, ये वाले सब फाइल्स की लिंक, मैं एक ही लिंक है उसको भेज देता हूँ। और यहाँ पर कौन से एनसीईआरटीज पढ़ना है, और इसके बारे में ये सामने ही दिया गया, प्रीलिम स्ट्रेटेजी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी एनसीईआरटीज हैं उनके नाम दिए हैं जो हमको कवर करना है। जैसा हिस्ट्री के लिए थीम्स 1, 2, 3 पढ़ना है, नितिन सिंघानिया के सेलेक्टेड चैप्टर, और एनसीईआरटी आवर पास जो रहता है 1, 2, 3, इसको शॉर्ट में देख लेना। ज्योग्राफी के लिए 6 to 10 कर दिए ना, फिर 11, 12 की जरूरत नहीं, बस सेलेक्टेड चैप्टर और जीसी दिया ये पढ़ना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करना है, और पॉलिटी की 3 एनसीईआरटीज है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, और 12 की पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स को अपने बेसिक नोट्स या फिर शंकर गणेश या जुल्फिकार सर के नोट्स, कोई भी एक नोट पढ़ लो, श्रीराम आईएएस, और साथ में क्या करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी आती है, इसको पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए सेम वैसे ही कोई भी बेसिक नोट या फिर शंकर आईएएस की बुक। और ये दो सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट जो है ना बहुत लिमिटेड है, इनका सिलेबस ज्यादा नहीं है। तो इसमें बस आप लोग क्या करना, टेस्ट ज्यादा सॉल्व करना, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के, मतलब एक 3-3 टेस्ट तो भी सॉल्व करने चाहिए। मतलब अगर 300 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे ना, मैक्सिमम टाइप के कंसेप्ट आपके कवर हो जाते हैं। तो ऐसा आपको करना, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और दूसरा है ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट है। साइंस एंड टेक के लिए कोई भी बेसिक नोट पढ़ो, या फिर कुछ नहीं है तो सीधा सीधा साइंस एंड टेक का पीटी 365 पढ़ लेना। ओके, तो इससे कवर हो जाता है, करंट अफेयर बेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं ज्यादा तो, और या फिर राव का कंपास आता है, दोनों में से एक कर लो, साइंस एंड टेक का पीटी 365 विजन का, या फिर राव का कंपास। करंट अफेयर्स अराउंड 1.5 ईयर के हमको करना होगा, जनवरी 2021 टू अप्रैल 2022 का, और इसके रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन। हम तो बोलते हैं बच्चों को कि 10 रिवीजन करो आप, 10 रिवीजन, लेकिन वो बस हाईलाइट वाले पार्ट का पढ़ना रहता है, 1-2 बार वो हाईलाइट वाला पार्ट, और उसके बाद जो इंडेक्स पेज है ना, इंडेक्स पेज पे ही शॉर्ट में हमने नोट्स निकाले हैं, वो आप गूगल ड्राइव के लिंक से देख लेना, वहां पर दिया गया है। तो उतने इंडेक्स पेज 10 मिनट ही लगता है उसको पढ़ने, तो उतना ही पढ़ लेना, क्योंकि करंट अफेयर में बस वो चीज टर्म देता है, पूछता है किससे रिलेटेड है, ब्लू कार्बन क्या है, किससे रिलेटेड है, एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट किससे रिलेटेड है, अंडर वर्क सब्सिडी क्या है। तो इसके लिए हमको बस वो टर्म का मीनिंग पता रहना है, उतना ही आपको इंडेक्स पेज पे लिख देना, 2 पेज में हर मैगजीन के नोट्स निकाल देना, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसको पढ़ना है। इससे आप मल्टीपल रिविजन्स होंगे। रही बात टेस्ट की, तो अराउंड 30 टेस्ट तो भी हमको करने चाहिए जीएस के, और सीसैट के 10 टेस्ट, 10 में से 5 कोई क्लासेस के करो और 5 पीवाईक्यू कर लो। और यहाँ पर टेस्ट के लिए मतलब 30 टेस्ट जीएस के और 10 टेस्ट सीसैट के करना है। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देख ली। इसी तरीके से ये चीज भी ध्यान में रखो, जो पीवाईक्यू है पिछले 2 से 3 साल की थोड़ा सा डिटेल में देख लेने का। डिटेल में मतलब जो ऑप्शंस आपको पता नहीं उनका मीनिंग क्या है या फिर किससे रिलेटेड है, ये चीज देख लेने का, क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना। और बाकी जो उससे पुराने जो पीवाईक्यू है वो बस एज अ टेस्ट बोल के सॉल्व करना। ओके, और टेस्ट का जैसे एनालिसिस करते हैं उस तरीके से करना। टेस्ट, अगर सपोज मैं टेस्ट का एक थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में आपको बता देता हूँ। सपोज हम एक टेस्ट सॉल्व किए, ओके, अब उसका एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, तब हम क्या करेंगे, देखो अगर हम पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते बैठेंगे ना 3 से 4 घंटा लगेगा और हमारा पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वैसा नहीं करना है। सपोज एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें 1, 2, 3 ऐसे 3 स्टेटमेंट थे, 2 हमारा गलत हुआ, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट, तो क्या करो, एक्सप्लेनेशन में से सेकंड स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखो जो आपका गलत हुआ है, और उसको ये रीड करके
रेड पेन से उसके सामने ही लिख दो कि वहां पर राइट क्या था, ये रॉन्ग था तो राइट क्या था, मतलब जो जो टर्म थी, जो वर्ड था मिसिंग था, उसको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, तो इसको ऐसा अगर करोगे तो एक्सप्लेनेशन आपका 1.5 से 2 घंटे में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, आपको ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगा। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन मतलब एकदम सेलेक्टिव रीडिंग करना है एनालिसिस से। 3 स्टेटमेंट आपका राइट हुआ है, इसको डबल से मत पढ़ो, वहां पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे टाइम बहुत चला जाएगा आपका। और उतना वो तो आप जब स्टैटिक पार्ट रिवाइज करोगे तभी ऑटोमेटिक रिवाइज तो होगा ही। जो चीज आती है उसको पढ़ना नहीं है, जो जहां पर मिस्टेक होगी उसको ही आपको देखना है। मैं आपको एक फाइल बताता हूँ जो जिसमें मतलब मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ वो दिखाऊंगा आपको। Suppose ये टेस्ट थी, ये टेस्ट है। सपोज यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेंटेंस टू सपोज मेरा गलत हुआ तो वहां पर क्या सही चीज है वही बस मैं साइड में लिख दूंगा वहां पे। ओके, मतलब जितना गलत हो रहा है उतना ही पार्ट, और वहां पर क्या क्या सही है। अगर सपोज इसकी मिनिस्ट्री गलत है, स्कीम की रोड डेवलपमेंट है, लेकिन सही क्या है, नीति आयोग पब्लिश कर रहा है ये रिपोर्ट को, शून्य कैंपेन को, तो मैं साइड में उतना ही चीज वहां पर लिख दूंगा। ओके, उतना एक्सप्लेनेशन एक बराबर है तो एक का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं पढ़ूंगा, बस दो का ही जो गलत है वो पार्ट वहां पर सही करके लिख दूंगा। तो ऐसे इतने शॉर्ट शॉर्ट में हमको एक्सप्लेनेशन का मतलब एनालिसिस करना है, और इसको संभाल के रखना है क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि यही हमारा क्या रहेगा, रिवीजन नोट्स रहेगा। जब हम रिवीजन करेंगे एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, इसको ही हम रिवाइज करेंगे, इसको ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से हमको टेस्ट का एनालिसिस करना है। ओके, तो अभी हम यहाँ पर अपना सेशन एंड करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब फिर से और ज्योग्राफी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके।